माइक बंद रखना। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का एडवांस का मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मैं पेज को बढ़ाता जाऊंगा, इसमें जहां भी डाउट होगा तुम बता देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बस बोलना कि सर ये बताना है। 125 के बाद हम लोग इधर डिस्कस कर लिए थे। तो 126 लाइट गई सर। 16 वाला पे 127 पे थे। सर 16 वाला का होने वाला तक। 16 वाला बता रहा था। और यस सर। 16 वाला बताता हूँ। देखो इसमें कह रहा है, तुम अगर रीड कर लोगे इस क्वेश्चन को, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। कह रहा है कि अब बॉल बाउंस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से सीढ़ियां हैं, घर पे सीढ़ियां होंगी तो बढ़िया है, नई सीढ़ियां होंगी तो दूसरे के घर की सीढ़ियों पे चले जाना। इस तरीके से कह रहा है, एक बॉल को जब यहां से ड्रॉप कर रहे हो तो ये बॉल ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर क्या कर रहा है, आफ्टर ईच बाउंस द बॉल रिबाउंड टू द हाइट h above the next lower step. The coefficient e, the height of each step is d. इसकी हाइट d है। And ball bounce one step each bounce. Each bounce the ball rebound to the height h above the next lower step. मान लो इस बॉल को यहां से फेंका गया, जब इससे टकराया तो टक्कर होने के बाद ये जब ऊपर जा रहा है तो जो लोअर स्टेप है ना, लोअर स्टेप से h हाइट ऊपर जा रहा है। देखना लिख रहा है ना, बॉल रिबाउंड टू हाइट h एबव द नेक्स्ट लोअर स्टेप। मतलब यहां से बाउंस करने के बाद ये जो ऊपर जा रहा है वो नीचे वाला जो स्टेप है ना उससे h हाइट ऊपर जा रहा है। फिर इसके बाद यहां से वो नीचे ऊपर आएगा ऐसे, फिर इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद जो रिबाउंड होगा तो फिर ऊपर कर जाएगा। तो फिर कहां से जाएगा, ये जो नीचे की स्टेप है ना इससे h हाइट ऊपर जाएगा, h हाइट ऊपर जाएगा, मतलब ये यहां तक जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, देखो ये दूरी किसके बराबर है, नेक्स्ट स्टेप से h दूरी ऊपर, ठीक है। ये हाइट यहां से वो ऊपर जा रहा है, h दूरी ऊपर जा रहा है, फिर यहां से चला, यहां से स्ट्राइक किया, यहां से स्ट्राइक करने के बाद कितना ऊपर गया, हाइट h एबव द नेक्स्ट लोअर स्टेप। तो फिर यहां से h हाइट ऊपर गया यहां से, तो फिर जब यहां से टक्कर के बाद ऊपर गया, फिर जब आके इससे टकराएगा तो टक्कर के बाद फिर h ऊपर जाएगा, लेकिन यहां से जाएगा। एक काम करते हैं ना, दोबारा इस डायग्राम को एक बार यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट है, सुनना, ये स्टेप्स मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला स्टेप है बेसिकली, ये वाला। तो इस वाले से इस वाले से इस वाले से h ऊपर है ना, इस वाले से h ऊपर है। मतलब मान लो इस स्टेप से तुम h ऊपर दिखा रहे हो, सुनते रहना 2 मिनट के लिए बस। ये पार्टिकल बेसिकली मान लो यहाँ पे है, m मास यहाँ पे, इस स्टेप से h ऊपर गया, इससे रिबाउंड करने में जो ऊपर जा रहा है तो लोअर स्टेप से h ऊपर गया, मतलब यहाँ की वेलोसिटी 0 है। फिर जब वापिस आएगा ऐसे टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये जो h हाइट अटेन कर रहा है वो h हाइट इस वाले से होना चाहिए, नेक्स्ट लोअर स्टेप से h होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर ये दूरी d के बराबर है, सुनते रहना, अगर ये दूरी d के बराबर है, ये d के बराबर है और ये हाइट h है, तो ये हाइट कितनी होगी, h माइनस डी। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल h हाइट से आ रहा है, देखो वेलोसिटी 0 ना h हाइट पे, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी 0 बनाई है देखो। तो मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी 0 स्पीड से आ रही है, h हाइट से आ रही है, और टक्कर के बाद इसी स्टेप से कितना ऊपर जा रही है, h माइनस डी। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि पार्टिकल आ रहा है h हाइट से और टक्कर के बाद कितना हाइट और ऊपर जा रहा है इसी स्टेप से, h माइनस डी आ रहा है, यहां से जा रहा है इतना। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर h हाइट से टकरा रहा है तो टक्कर के बाद जो h डैश आता है वो e स्क्वायर ऑफ h आता है,
एच हाइट से आ रहा है तो टक्कर के बाद ई स्क्वायर एच आता है, तो एच डैश किसके बराबर होगा, एच माइनस डी, एच माइनस डी बराबर, और एच तो एच ही है, ई स्क्वायर एच। तो कोई पूछे यहाँ से ई की वैल्यू कितनी होगी, तो आएगा क्या, इसको इधर भेजो, डी इधर भेजो, तो बन गया डी डिवाइड बाई रुको हमें क्या निकालना है, ई निकालना है ना यहाँ से, एच बाई डी की चलेगा। वैल्यू निकालनी है। सर वो एच बाई डी मिलेगा, समझ गए सर, हो गया तो सर। डी इक्वल टू क्या बनेगा, एच ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बनेगा, तो एच अपान डी की वैल्यू ना, तो एच अपान डी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 1 माइनस ई का स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर जो कि दिख रहा है सी पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि एक बॉल है, इससे टकराएगा, टकरा के वापिस आएगा, द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल इज 2/3 v, then coefficient of restitution is good, first to and fro motion, यूं फिर यूं, ओके गुड। अच्छा मान लो ये दूरी d के बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है देश के बहादुर बच्चों, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, तो पार्टिकल ऐसे गया डी दूरी, फिर वापिस आएगा तो डी दूरी, देखो ये डी दूरी, फिर वापिस आया तो डी दूरी, तो टोटल कितना दूरी तय किया 2d डिवाइड बाय कितना समय लगा, तो देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या लगेगा, डी अपान भी लगेगा, प्लस वापिस आने का टाइम। अच्छा पता है एक बार ये पार्टिकल इस दीवार से टकरा के जब वापिस लौटेगा तो उसकी स्पीड ई भी टाइम्स हो जाती है, कहा था ना कि बी से टकराएगा तो टक्कर के बाद ई भी टाइम्स से वापिस आएगा, याद करो रिजिड धरती से कोलिजन में बी से टकराया, ई भी से लौटा, तो ई भी से लौटेगा, तो फिर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, फिर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो दूरी तो डी ही है, क्या लिखोगे डी डिवाइड बाई ई भी। अब ये एवरेज स्पीड बराबर किसके है, तो 2/3 भी, तो इसी को तुम क्या लिखोगे 2/3 भी इज इक्वल टू, अब क्या करोगे इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो इसके लिए मैं इरेज कर दूं इसको, तो इससे आएगा भी से भी, देखो ये भी ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो इस भी को कट कर देगा, तो बनेगा 2/3, और डी एक कम डी भी कट जाएगा, तो बनेगा 2 डिवाइड बाई 1, 1 प्लस 1 अपान ई, तो यहाँ से 2 एक कम 2 कट जाएगा, तो बनेगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान ई, तो ये 2 आएगा, तो ई की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन इज 1/2, मतलब 0.5 इज आंसर। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल आर इन कॉन्टैक्ट ऑन स्मूथ टेबल, a third ball strike them symmetrically and come to rest after impact, the coefficient of restitution is, ऐसे दिखाएंगे, एक बॉल ए है, एक बॉल ए है, और एक बॉल ऐसे आके इससे टक्कर मार रहा है, तो टक्कर मारते समय इसके पास दिखा दो, टक्कर मारते समय इसके पास दिखा दो इसको, तो ये तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, और इसकी स्पीड इधर होगी v के बराबर, और कॉमन नॉर्मल इधर बनेगा ना इस डायरेक्शन में, ऐसे बनेगा कॉमन नॉर्मल, सेंटर टू सेंटर के डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल बनेगा, और टक्कर के बाद ये रुक जा रहा है और ये भाग रहा है, तो ये टक्कर के पहले कंडीशन है, और टक्कर के बाद ये रुक जा रहा है, और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो इधर भाग रहा है, टक्कर के बाद इधर भाग रहा है, और ये रुक जा रहा है, तो ये भी इधर भागेगा सिमेट्री से, तो मान लो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v1 और ये रुक गया, और टक्कर के पहले ये जो स्पीड है इसकी उसको v0 मान लो, तो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, और तुम्हें पता है ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ये बनेगा 30 डिग्री, तो भी बनेगा 30 डिग्री, क्यों ऐसा बनेगा,
क्योंकि ये इक्वलेटेड ट्रायंगल होगा। देखो ये बनेगा इक्वलेटेड ट्रायंगल, तो ये बनेगा 60 डिग्री, तो आधा एंगल क्या आएगा 30 30, तो मोमेंटम का डायरेक्शन लिखेंगे तो ये तो दोनों रुका हुआ है, ये दोनों रुका हुआ है, तो इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम क्या बनेगा m इंटू वी नॉट, लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन m इंटू वी नॉट बराबर ये वाला रुक गया तो 0, इसका मोमेंटम क्या बनेगा आगे वाले का m v1 cos 30, तो हम लिखेंगे m v1 cos 30 डिग्री, इसी का ट्वाइस लिखेंगे, m से m कट गया, इससे v नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ये cos 30 √3/2 बनेगा, √3/2, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी v नॉट अपान √3, तो इससे आपने निकाल लिया v1 इज v नॉट बाई √3। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, ई बराबर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये इम्पैक्ट डायरेक्शन भी तो यही है, इम्पैक्ट डायरेक्शन भी तो यही है, तो ये रेस्ट में है और ये v1 से दूर जा रहा है, तो सेपरेशन क्या बनेगा v1 - 0, अप्रोच भी इसी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अप्रोच यहाँ पे आएगा, तो ये तो रेस्ट में है, ये बॉल रेस्ट में है, तो इसका 0, और ये v0 जा रहा है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो v0 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, इधर कंपोनेंट ये बनेगा v0 cos 30 डिग्री, अप्रोच में आएगा। अब v1 कितना है v0 बाई √3, उठा के यहाँ पे रख दो, तो e की वैल्यू क्या आएगी v1 की जगह पे v0 बाई √3, और यहाँ पे क्या है v0, और cos 30 कितना है अगेन √3/2, तो क्या बन गया v0 से v0 कट गया, आ गया 2/3, तो आंसर इज 2/3। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा हूँ, देखो ये वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट का है, कह रहा balloon have mass m is filled with the gas and held in the hand by a boy, then suddenly the get release and gas start leaking out of it concentrate, रॉकेट जैसा है, बलून रॉकेट जैसा है जिसका मास m के बराबर है, गैस बाहर को इजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट रेट से, द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस इज कांस्टेंट एंड 2 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। With respect to balloon, find out the velocity of balloon when the mass of gas is reduced to half, neglect gravity, मतलब जब फाइनल मास कितना हो जाता है, इनिशियल मास मान लो m है, तो इनिशियल मास m0 है मान लो, वही m0 m है, और जब फाइनल मास आता है वो कितना आता है m का आधा आ जाता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर पढ़े थे ना, वो होता है VR ln m, आप m0 अपान m पढ़े थे याद करो, gt वाली वैल्यू 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फॉर्मूला क्या था v बराबर था u प्लस VR ln m0 अपान m प्लस माइनस gt, तो g ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है तो g 0 हो गई, u 0 हो गई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो VR किसके बराबर है 2 के, उठा कर रख दो इसमें 2, बन गया ln m0 इनिशियल मास है जो कि m के बराबर है, और ये वाला m फाइनल मास है जो कि m/2 है, m/2 यहाँ पर रख दो, तो 2 पर गया, बोलो क्या आ गई 2 ln 2, आंसर इज 2 ln 2। ओके, समझ में आया चारवी? यस सर। अगले पेज पे आते देखते रहना, कोई डाउट होगा तो इसमें बताते जाना सर, अगले पेज पे से बस पहुंच रहे हैं, हिम्मत रखो, कोई भी पूछ सकते हैं। यस सर, क्वेश्चन क्वेश्चन 9, इसमें कह रहा है कि an object comprises by uniform ring of radius r and uniform chord AB, not necessarily made of the same material as shown, which of following cannot be center of mass of the object? Good. अच्छा, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है देखो, इस रिंग का यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर, इस रिंग का जो मास होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और एक यूनिफॉर्म कार्ड है, जो कार्ड है इसका मास कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इसी लाइन पे बनेगा ना, एकदम बीच में जाएगा क्या, हाँ ये एकदम बीच में आएगा, तो 45 डिग्री पे जाएगा, ध्यान 45, ये y बराबर x लाइन पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, इसलिए क्योंकि ये इस रॉड का बीच है ना, ये बीच है, तो अगर समझ सकते हो अगर ये बीच है तो यहाँ पे
कोऑर्डिनेट बराबर होंगे ना, तो ये जो लाइन बनेगी वाई बराबर एक्स लाइन बनेगी ना, तो ये एंगल 45 होना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा इस पॉइंट के बीच होना चाहिए। तो कह रहा है कि विच कैन नॉट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक तो कौन नहीं हो सकता, ये देखो ये तो बराबर नहीं है, एक तो आंसर ये नहीं हो सकता, और ये तो बराबर है, लेकिन इनमें भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो कैसे, पता है क्या सोचना पड़ेगा, ये रेडियस आर है, यस यहाँ तक प्रूफ है। ये रेडियस आर है ना, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये आर है, तो ये बनेगा दूरी, ये बनेगी कितनी, देखना थोड़ा 2 मिनट शांत होकर सुनो, ये ऐसे है इस तरीके से, ये है तुम्हारा आर के बराबर, ये एंगल 45 डिग्री। अगर ये 45 है और ये भी 45 होगा, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, देखो ये लेंथ बराबर, तो ये भी 45 होगा, इसका मतलब भी 45 होगा, तो ये 90 होगा ना। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, आधा होगा ना, r/2, ये दूरी आधा होगा, मतलब ये r/2 होगा और ये भी r/2 होगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा r/2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन में कहीं है बीच में, तो ये तो दूरी r/2 है, r/2 से कम आना चाहिए। r/2 से कम कौन सा है, ये r/2 से कम है, ये r/2 से चलेगा, बट ये r/2 से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि r/√2 कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट के बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी और डी। बात समझ में आई, बताओ। यस सर, यस सर आगे सर, y इज इक्वल टू x वाली मतलब जो लाइन थी वो मिड पॉइंट ही, और मिड पॉइंट और ये लाइन में ही आएंगे सर, क्या ये कंपलसरी नहीं क्या सेंटर से जो हाँ सर यार, मिड पॉइंट और जो कॉर्ड का सेंटर है वो सर एक मतलब सेंटर ऑफ सर्कल और कॉर्ड एक ही लाइन में आएगा सर, सेंटर ऑफ कार्ड और सेंटर ना, ये सर्कल एंड को। तो दो ही तो है हाँ भाई, एक सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, और एक रॉड का सेंटर ऑफ मास है। यस सर, तो दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, यस जो लाइन ड्रॉ करोगे वो 45 डिग्री एंगल पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो, ये जो कार्ड है ये 90 डिग्री वाले लाइन पे है ना, 90 डिग्री वाले लाइन पे, तो ये पूरा 90 ट्रायंगल ऐसे बना दिया। यस सर, तो मैं पहुंचू कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसके बीच में होगा ना, बीच में होगा ना, इसके बीच में होगा ना, यस इसके बीच में नहीं होगा, यस तो बीच में होगा। तो जब बीच को इससे मिलाओगे तो क्या ये एंगल 45 डिग्री नहीं बनेगा, यस यस तो 45 बनेगा। इसका मतलब कि अगर 45 डिग्री एंगल है तो इसके पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका y और x कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, बोलो। यस इसलिए ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये बराबर है, ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि बराबर नहीं है। और ये हो जाता, लेकिन इसमें गड़बड़े है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट और इस पॉइंट का रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं ना, वो इसके बाहर नहीं जाएगा ना, और ये दूरी r/2 है, x यस कोऑर्डिनेट r/2 है, तो इसके आगे वाला का कोऑर्डिनेट r/2 से ज्यादा होगा ना, r/2 से ज्यादा ये सब है ना, बताओ। ये नहीं हो सकता, यस अभी नहीं समझ आया। यस आ गया सर समझ में। इधर बताओ, सर क्वेश्चन 4 सर, पार्ट 3 4 आंसर नहीं मैच कर रहा था सर इसका। ये सर फोर्थ थर्ड इजी है। थर्ड में कह रहा है कि लार्ज स्टोन ऑफ मास me/2 is released when center of mass of stone is height h. Find the speed of stone when it is at height of h/2. तो देखो एक बड़ा स्टोन है जिसका मास me/2 है, और धरती है जिसका मास me है, तो ये धरती का मास के आधा है ना यार, ये आधा है ना, तुम्हारी तरह मास थोड़ी है, धरती के मास का आधा है। तो ये धरती, ये भी एक धरती है बट आधा धरती है, तो दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेंगे ना, जब खींचेंगे तो दोनों एक दूसरी तरफ भागेंगे स्पेस में, एक स्टार दूसरे स्टार की तरफ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल भागते हैं सब, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 20 की दूरी क्या है, h है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 20 की दूरी h/2 हो जाती है तो बताइए स्टोन इसकी स्पीड कितनी होगी, ये स्टोन है बेसिकली, इसकी मान लो v2 हो गई धरती की, लगा देंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इनिशियल ये फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, दोनों रेस्ट में थे, देखो ये भी रेस्ट में ये भी रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे 0 + 0 बराबर फाइनल मोमेंटम इसका
V1 का मास क्या है, me/2 है इंटू V1 माइनस me इंटू V2, इसका मास तो me है। अब लगाएंगे, इस इक्वेशन क्या बन गया, V2 इक्वल्स टू V1/2, क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखोगे तुम एनर्जी का इक्वेशन, यहाँ पे कैंडिडेट जीरो, यहाँ पे कैंडिडेट जीरो, काइनेटिक जीरो, देखो यहाँ पे कैंडिडेट जीरो, यहाँ पे कैंडिडेट जीरो। अब पोटेंशियल होती है mgh, लेकिन m पता है किसका मास होता है, स्टोन का मास होता है, धरती का नहीं होता है। mgh याद करो, कहता धरती से h हाइट पे पार्टिकल का मास पोटेंशियल, तो बोलते सर mgh, m इसका मास लिखते हो, धरती का नहीं। तो किसका मास लिखोगे, स्टोन का, जाएगा me/2 mg इंटू h बराबर, जब इस स्टैंड की एनर्जी, इस स्टैंड पे इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ me/2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस अर्थ की एनर्जी हाफ me इंटू V2 स्क्वायर प्लस अगेन पोटेंशियल एनर्जी mgh अगेन, लेकिन अब की बार मास क्या लिखोगे, स्टोन का, तो आएगा me/2 mg इंटू h। तो इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। दोनों इसमें V1 निकालना है ना, V1, तो यहाँ से V2 उठा के इस इक्वेशन में रख देना, यहाँ पे रख देना, V1 सॉल्व करोगे V1 h/2 होगा ना, क्या h/2, ओके h/2, हाँ ठीक। h/2 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया।